हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारी हिस्ट्री सीरीज के पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको जाकर देख लें ताकि आपको इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो जो फ्रांस में क्रांति हुई उसके मूलतः 3 कारण थे। पहला सामाजिक कारण था, दूसरा तत्कालिक कारण था और तीसरा आर्थिक कारण था। और चौथा कारण था कि वहाँ का शासक निरंकुश और अत्याचारी था। तो पहले हम सामाजिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारण में वहाँ थी असमानता। तो देखते हैं क्या हुआ था। तो फ्रांस में केवल तीसरे वर्ग को कर देना पड़ता था, बाकी दोनों वर्गों को कर नहीं देना पड़ता था। कुलीन और पादरी वर्गों को विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। तो फ्रांस में 3 वर्ग थे। पहले वर्ग का नाम था पादरी वर्ग, दूसरे वर्ग का नाम था कुलीन वर्ग और तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर, व्यापारी इत्यादि आते थे, जिन्हें सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता था। तो क्या हुआ कि तीसरे वर्ग को केवल कर देना पड़ता था, बाकी दो वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था और उन दोनों वर्ग को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। इससे जो तीसरा वर्ग था बहुत ही नाखुश रहता था। दूसरा तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण क्या था? सम्राट ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए प्रतिनिधि सभा की एक बैठक बुलाई। प्रतिनिधि सभा के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। प्रस्ताव को सम्राट ने अस्वीकार कर दिया। वे सभा से बाहर निकल गए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि सम्राट की शक्तियों पर निरंकुश लगाएंगे और असमानता खत्म करेंगे। इस प्रकार फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई। तीसरा आर्थिक कारण था। फ्रांस के ऊपर भारी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज था। इसके ब्याज को चुकाने में सरकार की बड़ी पूंजी जा रही थी, इसलिए उसने कर वसूलने की दर में वृद्धि कर दी। वहाँ की जनता अकाल से भी गुजर रही थी और महंगाई आसमान छू रही थी, जिससे आम जनता को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। चौथा कारण था कि वहाँ का शासक निरंकुश और अत्याचारी था। वह सभी पर बहुत ही अत्याचार करता था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजे से समाज के किन वर्गों को निराशा हुई होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्रांति का फायदा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ। और दूसरा क्वेश्चन है, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? तो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और राज परिवार को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, क्रांति के नतीजे से समाज के किन वर्गों को निराशा हुई होगी? तो क्रांति के नतीजे से कुलीन और तथा पादरी वर्ग को निराशा हुई होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? तो 19वीं और 20वीं सदी के दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासत छोड़ गई। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। तीसरा, इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। विश्व के अधिकांश देशों के अंदर इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी। उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। इस क्रांति से तानाशाह और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो ऐसे 4 के अधिकार हैं केवल, जिनमें पहला अधिकार है जीवन के अधिकार, दूसरा अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, तीसरा कानूनी बराबरी के अधिकार और चौथा स्वतंत्रता
समानता और बंधुत्व का अधिकार। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? तो हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। कैसे? तो सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर विरोध से घिरा था। घोषणा में यह कहा गया है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान हैं। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्ग तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध था। हमारा अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजसियो में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टर का प्रथम बना और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता में प्रांत में शांति व्यवस्था स्थापित की।